दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज आपको मिलेगी रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि दोस्तों NTPC के एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम सिटी लगभग पता हो गई है, जिसका धीरे धीरे एग्ज़ाम पास आता जाएगा उसकी एग्ज़ाम सिटी पता होती चली जाएगी। तो इसलिए आप लोग अब एकदम सतर्क हो जाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो आई होप आप लोग अंत तक देखेंगे और जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस क्लास को देख कर ही जाए, नहीं तो फिर बाद में पछताएंगे आप, अरे देख लिया होता तो अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मित्रों के पास फटाफट इसको शेयर करिए, और अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं शुरू। तो देखिए आज की क्लास का ये रहा पहला प्रश्न। और दोस्तों आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि आप इंग्लिश में भी कर दीजिए तो मज़ा आ जाए। तो दोस्तों आपके लिए मैं इंग्लिश में भी लिख कर लाया हूँ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपने कहा और हमने कर दिया। हाँ सही रहा, बिल्कुल नहीं सही रहा। आप बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि या इंग्लिश में सही रहा या गलत रहा, या पहले जैसे ही होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट में बताना है आपको। लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे थे कि प्लीज़ इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए दोस्तों हमें करना पड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। इनमें से कौन सी नदी अमेज़न की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। विच ऑफ दीज रिवर्स इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेज़न, ठीक है। देख लेंगे एक बार इसको। जपुरा, मदिरा, पुरुष, मोसेल। इंग्लिश में सेम रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। तो देखिए जो अमेज़न की सहायक नदी नहीं है, पूछ क्या रहा है? नहीं है, वही बताना है। जपुरा है, मदिरा है, पुरुष है, लेकिन मोसेल नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ फिर किसकी सहायक नदी है बता दें आपको? रहने दें, अरे बता देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ राइन नदी की जो मोसेल नदी है वह सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आप लोग यह भी जान गए, अच्छी बात है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बताइए क्या हाल चाल है, सब ठीक है? ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में बताइए हमें। अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। अब लग जाइए, क्योंकि रेलवे वाले कुछ करके ही मानना है आपको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। रेलवे वालों सुधर जाओ, नहीं तो फिर बिगड़ जाओगे। हाँ ठीक है। देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं दूसरा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? इंग्लिश वाले ज़रा देखेंगे। विच ऑफ दीज फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसको भी ध्यान से पढ़ना है, और हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्शन में क्या है? व्यास, सतलुज, सिंधु, रावी। बताइएगा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए आखिर पंचनद क्या होता है अभी बताएंगे आपको, पहले इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए जो पंचनद है उसमें कौन सी नदी नहीं शामिल है, आपको यह बताना है। शामिल है तो ठीक है, नहीं बताना है ना, अब नहीं पूछ रहा है। तो इसमें कौन सी नदी नहीं शामिल है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी में लिखा है सिंधु नदी जो है वह पंचनद में शामिल नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर, ठीक है, ध्यान देना है इस पर। अच्छा पंच जो नद होता है वह क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं उन्हीं को पंचनद कहते हैं। इनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं देखिए एक बार ज़रा। तो दोस्तों इसमें झेलम नदी आती है, व्यास नदी आती है, रावी नदी आती है, चिनाब नदी आती है और सतलुज नदी आती है। और इन 5 नदियों के समूह को ही पंचनद के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको कि पंचनद क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। एकदम बेहतरीन से प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा की फॉर्म की विशालतम पेटी में स्थित है। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। द लार्जेस्ट बेल्ट ऑफ विंड एनर्जी फॉर्म्स इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एक बार फिर से आप लोगों को, और फिर आंसर करना है। देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। बताना है आपको कि जो भारत में पवन ऊर्जा की फॉर्म है विशालतम जो, उसकी पेटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में भारत के स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, या फिर गुजरात में, या फिर कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र में। तो आपको बता दें कि यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा और एक जानकारी आप और रख लीजिए, क्या कि जो भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म है वह तमिलनाडु के राज्य में तो स्थित है, लेकिन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक है। कहाँ? कन्याकुमारी में। और इस पवन ऊर्जा फॉर्म का नाम पुमंडल विंड फार्म है, ठीक है।
हाँ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक, देखते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? यानी बताना है आपको कि भारत और चीन के बीच कौन सा स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए माउंटेन पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे, फिर आंसर करने का प्रयास करेंगे आप लोग। खैबर दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना है आपको। तो देखिए, जो भारत और चीन के बीच में जो पहाड़ी दर्रा स्थित है उसका नाम है काराकोरम दर्रा, यानी ऑप्शन बी में लिखा है काराकोरम पासेस। ठीक है, अच्छा, यह दोस्तों हिमालय की काराकोरम श्रेणियों में कहाँ स्थित है? यह दोस्तों काराकोरम श्रेणियों के मध्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। और यह काराकोरम दर्रा जो है वह चीन और भारत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलिए देखते हैं। लेकिन क्या भाई, आपके लिए इतनी मेहनत जारी है और फिर भी आपकी लाइक करने की कितनी लाचारी है, ये गलत बात है। चलिए सेशन को फटाफट आगे बढ़ाइए और इसको लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए फटाक से अपने मित्रों के पास। अभी भी नहीं जुड़े हैं बहुत से लोग, ठीक है, हाँ, और इसको लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक क्लिक करने में आपको कितनी परेशानी होती है, इतने आलसी मत बनिए। इज़ नॉट लेज़ी, ठीक है, आलसी मत बनिए। तो चलिए फटाक से इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। तो देखिए आते हैं प्रश्न की तरफ। पवनों का देश किसे कहते हैं? इंग्लिश वाले, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। बताना है आपको। पोलैंड को, जर्मनी को, डेनमार्क को, चिली को। बताना है आपको कि इनमें से किस देश को जो पवनों का देश कहते हैं, बताना है भाई आपको। चलिए कमेंट करिए, थोड़ा आपको हम समय देते हैं। तो देखिए, जो पवनों का देश है वह डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे? डेनमार्क को, यानी ऑप्शन सी में लिखा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आपको बताते हैं कि इसको पवनों का देश क्यों कहा जाता है। तो देखिए, डेनमार्क को पवनों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुल ऊर्जा उत्पादन में पवन ऊर्जा का अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। यह आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए इसको पवनों का देश भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? डेनमार्क को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से पूरे भारत के एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है आपको बताना है। इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द होल ऑफ इंडिया। यहाँ से प्रश्न दोस्तों खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके बिना एग्जाम अधूरा रहता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन से हैं वह एग्ज़ाम में प्रश्न पूछना ही पूछना है, इतना समझ लीजिए आप। तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। किस में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 40, इंग्लिश में आर्टिकल 40, ठीक है। अनुच्छेद 42, इस प्रकार इंग्लिश में आप देख लेंगे। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। चाहे आप हिंदी में हो तो हिंदी वाले देख सकते हैं, इंग्लिश में हो इंग्लिश वाले देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताना है आपको ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि यह जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 44 है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 44 में बताया गया है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है कि दोस्तों, इसके अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में जो नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता को सुरक्षा करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्टिकल 40 बता दें दोस्तों, यहाँ ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए होता है। ठीक है, अच्छा। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मनोवचित के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ हुम एमंग द फॉलोइंग वाज द स्वर्ण सिंह कमेटी कंस्टिट्यूटेड। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऑप्शन उससे भी बेहतरीन तरीके से देखना है, तभी आप बता पाएंगे। अब देखिए ऑप्शन में एकदम क्या है, कठिन है। हाँ, देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है, कौन गलत बताता है। तो देखिए, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पीवी सिंह। देखिए कौन सही बताता है, कौन गलत बताता है। चलिए हम ही बता देते हैं आपको, आप तो बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको बताने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। चलिए हम ही बताते हैं। देखिए, उस कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था, वह किसकी थी, किसकी सरकार थी? तो दोस्तों वह इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इनके दौरान ही क्या नाम है इसका, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। अच्छा, कब किया गया था यह भी बता दें आपको। चलिए ये भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और इस समिति का सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था।
ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? चलिए बताइए आप लोग। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 75 या फिर इनमें से कोई नहीं, यह आपको बताना है। तो देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वह महाधिवक्ता की बात करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? वह दोस्तों अनुच्छेद 165 है, यानी आर्टिकल 165। ठीक है, हाँ, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक सेवानिवृत्त होते हैं। 1, 2, 3, 4 बताइएगा फटाफट। तो देखिए जो विधानसभा परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं वह प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं और यह आर्टिकल 172(2) के तहत आता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया, यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह अस्तित्व में कब आया? एक बार इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एक्सटेंस ऑन, बताना है आपको 30 जनवरी 1935 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या 2 अक्टूबर 1935 को, या 26 जनवरी 1950 को। बताइएगा कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वह एकदम सही रहने वाला है इस प्रश्न के हिसाब से। बताइए आप सभी लोग। चलिए आप नहीं बताते हैं तो हम ही बताने का प्रयास करते हैं। बताने का प्रयास क्या बताते हैं भाई आपको। तो देखिए जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, यानी 26 जनवरी 1950 को या जो है वह अस्तित्व में आया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। देखते हैं सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों यहाँ से आपके हिस्ट्री के प्रश्न शुरू होने वाले हैं। अगर आप भी हिस्ट्री की क्लास एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, एकदम शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। वहाँ आपको लगभग 7-8 क्लासें हो चुकी है हिस्ट्री की, एकदम बेसिक से शुरू से एकदम पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं और फिर हमें कमेंट में बताना कि क्या जो हिस्ट्री की क्लास है वो अच्छी लग रही नहीं लग रही हैं। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाइए, आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप चैनल में विजिट करेंगे, हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और वहाँ आप देख सकते हैं हिस्ट्री की क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश वाले, हु बुल्ट द सांची स्तूप। चलिए देखिए किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, या फिर बिंबिसार ने? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। तो देखिए जो सांची का स्तूप है वह अशोक ने बनवाया था। किसने दोस्तों? अशोक ने बनवाया था, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बिंदुसार ने, कालाशोक ने, समुद्रगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्य एम्परर? बताना है आपको। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, हिंदी वाले देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, कोई बात की दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक है, बताइए। तो देखिए दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य की नींव थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 13। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के उदाहरण काल में मिलता है। इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। द फर्स्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ सती प्रैक्टिस इज फाउंड इन विच सेंचुरी? अब देखिए हिंदी वालों ने भी देख लिया, इंग्लिश वालों ने भी देख लिया। आप करते हैं प्रश्न के क्वेश्चन का इंतजार, देखते हैं कौन बताता है। सातवाहन, गुप्त, मौर्य, वर्धन। इंग्लिश में सेम इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो देखिए जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है वह गुप्त काल में मिलता है। किसमें दोस्तों? गुप्त काल में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा देखिए, तो यह सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखी प्रमाण गुप्त काल में भानुगुप्त के एरण अभिलेख यानी 510 ईसा पूर्व से मिलता है। यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे। हु इज़ नो एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन इंडिया? तो देखिए कौन है वह? विलियम वेंटिक, कॉर्नवालिस, डलहौजी, या फिर जानसोर? बताना है आपको और फटाफट कमेंट करिए आप लोग। हैं एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, कमेंट वगैरह नहीं कर रहे आप लोग, आंसर करने का प्रयास नहीं कर रहे आप लोग। हाँ गलत बात है भाई ये। चलिए फटाफट कमेंट करिए, बताने का प्रयास करिए आप लोग। तो देखिए जो भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है वह कौन है दोस्तों? वह कॉर्नवालिस है, यानी ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर। अच्छा,
तो देखिएगा ज़रा, जो कॉर्नवालिस के समय में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। समझ में आया नहीं आया? और भारत में सिविल सेवा प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में इसलिए इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। और दोस्तों यह प्रश्न नंबर जो 15 है वह आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज आपको 15 प्रश्न ही मिलेंगे, लेकिन ये वो प्रश्न हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग इस क्लास को अंत तक नहीं देखते हैं और ना ही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते हैं। ये गलत बात है भाई, कि आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है इसलिए आप लोग नहीं करते हैं। प्लीज़ थोड़ा इस पर भी आप लोग ध्यान दिया करें। हाँ, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। सहायक संधि प्रणाली को वर्ष 1978 में ने तैयार किया था। यानी प्रश्न कह रहा है कि जो सहायक संधि प्रणाली है उसको वर्ष 1978 में किसने तैयार किया था? इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे। द सब्सिडायरी ट्रेटी सिस्टम वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1978 वाई। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल देख लिया होगा। किसने तैयार किया था? विलियम वेंटिक ने, वारेन हेस्टिंग ने, डलहौजी ने या फिर वेलेजली ने? बताइएगा दोस्तों क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए, जो सहायक संधि प्रणाली है वह वर्ष 1978 में तो तैयार की गई थी, लेकिन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो देखिए दोस्तों, वह वेलेजली के द्वारा तैयार की गई थी। यानी ऑप्शन डी में लिखा है वेलेजली। ठीक है, अच्छा। तो देखिए दोस्तों, ये रही आज की बेहतरीन क्लास। तो कमेंट में आपको बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट प्यारे प्यारे करिएगा। अगर गलत लगी हो तो फिर भी आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए ये आप बता सकते हैं हमें। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करेंगे तभी हमारी फैमिली बड़ी होगी। हाँ, यानी जो MSGKGS स्टडी फैमिली है तभी तो उसमें ज़्यादा सदस्य होंगे, हैं, ज़्यादा हमारे स्टूडेंट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन क्लासें चलेंगी, तभी तो मज़ा आएगा, नहीं आएगा। और आपकी सिलेक्शन में हम लोग आपका साथ देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि आने वाली जो क्लास हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, NTPC वालों के लिए और अन्य एग्ज़ाम वालों के लिए। तो क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आप लोग कर देंगे नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का प्रयास करते रहेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।